अरे भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज, सिर्फ निका सच आपके सामने। एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। जैसा कि आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और हर पार्टी, हर सरकार अपनी दावेदारी दिखा रही है। मेरे प्यारे दर्शकों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं फिरोज मलिक, आपका दोस्त, आपका खैर मकदम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हम आज फिर हाजिर हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक बहस लेकर अपने 3 मेहमानों के साथ में। आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज, सिर्फ निका सच आपके सामने, जिसके एडमिन हैं महफूज अली बारसी साहब। हमारे बीच में सबसे पहले मेहमान हैं जो हमारे मंच के पर पहले भी आ चुके हैं और आप लोगों ने उनको देखा भी है, श्री विवेक कुमार वशिष्ठ जी, जो पूर्व जिला विस्तारक रहे हैं बिजनौर से। मैं उनका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दूसरे हमारे बीच में हैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और तीसरे हमारे खुसूसी मेहमान हैं नईम आजाद साहब, जो बसपा से जिला सचिव और 38 मिलक विधानसभा प्रभारी भी हैं। आज हम इन तीनों लोगों से आपके सवाल पूछेंगे जो आपके मन में हैं, जो आप सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने का टाइम आ चुका है, कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब की बार किसकी सरकार। एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, एक असमंजस है, एक सामंजस्य है कि अब की बार किसकी सरकार। कोई भाजपा से त्रस्त है, कोई भाजपा से खुश है। देखते हैं कि हमारे वक्ता क्या कहते हैं। तो मेरा आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अनकरीब चुनाव नजदीक हैं और वोटर अभी भी अपने मन की बात नहीं दे रहा है कि वो किसके साथ है। वोटर अगर भाजपा का कोई कैंडिडेट मिलता है, भाजपा के लोग मिलते हैं, भाई हम तुम्हारे साथ हैं, समाजवादी के मिलते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तो ऐसा क्या है कि वोटर भ्रमित क्यों कर रहा है। मैं पूछना चाहूंगा अपने विवेक वशिष्ठ जी से। विवेक वशिष्ठ जी बताएं कि वोटर क्या वास्तव में हमें भ्रमित कर रहा है, पार्टी को भ्रमित कर रहा है या गुमराह कर रहा है। बताएं वशिष्ठ जी। सर्वप्रथम सभी के लिए, देशवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इस चैनल के माध्यम से सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जैसा कि अभी हमारे माननीय पत्रकार महोदय जी ये बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का वोटर भ्रमित है। किसी के लिए कोई जवाब सटीक नहीं दे पा रहा है। समाजवादी के लोग जाते हैं, बसपा के लोग जाते हैं, अन्य लोग जो भी जाते हैं, उन सभी के लिए वो भ्रमित कर रहा है। परंतु मैं देख रहा हूं और पूरा समाज देख रहा है, उत्तर प्रदेश की वह जनता देख रही है जिस जनता ने 4.5 साल के अंदर विकास को धरातल पर उतरते देखा है। अराजकता, गुंडागर्दी, भूमाफियों, इन सब लोगों पर कार्रवाई होती हुई देखा है। इसलिए जनता अपना मन बना चुकी है। जनता स्पष्ट संदेश देना चाह रही है और सभी को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पुनः इस बार 300 के पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और हम 300 के पार सीट लेकर उत्तर प्रदेश से दिखाएंगे और जनता हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। उसका समर्पण, उसका भाव, उसका मन बन चुका है कि वह उत्तर प्रदेश में 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी और माननीय योगी जी के साथ में, योगी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। ठीक है, आपका दावा, देखते हैं कहां तक सत्य होता है। भुट्टो भाई, आप क्या कहते हैं? जो हमारे वशिष्ठ जी ने कहा है कि हम 300 के पार सीटें लाएंगे और हम जो है पूर्ण बहुमत से सत्ता बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आप कहां तक सहमत हैं इनकी बात से? आप अपने पार्टी के लिए, आप अपने जमीनी स्तर पर क्या कर रहे हैं? क्या तैयारियां हैं आपकी विधानसभा चुनाव के लिए? फिरोज साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा आदाब। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी युद्ध स्तर पर काम कर रही है, काम करती रही है और करती रहेगी।
आज हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता जनता के बीच में है, हमारे बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक सारे के सारे जनता के बीच में है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे वादे नहीं करते हैं, न झूठे वादे करके सत्ता में आएंगे, न सत्ता में आए थे। हम जो भी वादे करेंगे उनको निभाएंगे, निभाए हैं और निभाते रहेंगे। हमारी पार्टी का लक्ष्य 350 सीटें जीत के सत्ता में आना है, जिसके लिए हम युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। अभी आप देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने लखनऊ से लेकर गांव-गांव तक अपने कार्यकर्ताओं को कार्य में लगा दिया है और सत्ता में आएंगे तो अपने सारे वादे पूरे करेंगे। हाँ नईम साहब, आप क्या कहते हैं? सवाल मेरा था, दोनों लोगों ने सवाल का जो जवाब था वो जवाब नहीं दिया ढंग से। मेरा सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है क्या वो भ्रमित है या भ्रमित नहीं है? आप बताएं, आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से सबको आदाब, नमस्कार, अपना सलाम पेश करता हूं और एक चीज़ ये बताना चाहता हूं, आपने सवाल रखे हैं, उन्होंने जवाब दिए हैं, लेकिन जो जवाब इनके मिले हैं वो जवाब लोगों को पहले की तरह ही भटकाने वाले हैं, पहले की तरह गुमराह करने वाले हैं। स्पष्ट कोई भी जवाब अभी तक आया नहीं है। देखिएगा, समाज को एक ऐसे समाज की जरूरत होती है, ऐसी सरकार। क्या जवाब है? स्पष्ट जवाब आप बताइए, क्या जवाब है आपका स्पष्ट? देखिएगा, कोई भी सरकार सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई, लेकिन वो विकास के नाम पर नहीं आई। सबसे पहले उसने नारा लगाया कि छुआछूत, धार्मिक उन्माद फैलाना, एक दूसरे से नफरत और घृणात्मक कार्य करना, कुल मिलाकर के समाज में नफरत फैला करके एक बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें ला करके उत्तर प्रदेश में सरकार बना दी। लेकिन सरकार बनने के बाद अभी तक कोई भी ऐसा काम धरातल पर दिखाई नहीं देता, कोई भी काम जमीनी दिखाई नहीं देता। सारे के सारे वादे इनके हवा हवाई हैं, एकदम खोखले हैं। ये दावे कर रहे हैं ये आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के, तो ये किस बलबूते पे बनाएंगे? वादों पे सरकार नहीं बनती है, बल्कि काम पे सरकार बनती है। काम बोलता है, काम बोलता है। अगर काम किए हैं तो वोट मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, नहीं किए हैं तो जनता नकार के बाहर फेंक देगी, सरकार कोई भी हो। काम तो अखिलेश यादव ने भी किए थे। कहाँ किए हैं? ऐसा लोग कहते हैं कि काम अखिलेश यादव ने बहुत किए थे, लेकिन अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? काम तो बहन जी ने भी बहुत किए थे। नहीं साहब, मेरी बात सुन लीजिए, काम तो बहन जी ने भी बहुत किए थे। बहन जी की सरकार क्यों नहीं आई? भाजपा की ही क्यों आई? देखिएगा, जो अच्छी तरीके से जनता को बेवकूफ बना सकता है झूठ बोल करके जी, वो आराम से आ सकता है। सवाल ये है कि अब जैसे मान लिया जाए समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, जनता ने नकारा, लेकिन इन दोनों पार्टियों की ऐसी छवि है, ऐसा चेहरा है जनता के बीच में, दोनों ही समाज को अलग अलग फाड़ने में लगी हुई है। कोई हिंदू के नाम पर वोट ले लेता है, कोई मुस्लिम के नाम पर वोट ले लेता है। विकास से कोई मामला है नहीं। वो तो हिंदुस्तान का एक फंडामेंटल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिएगा, इन दोनों पार्टियों को जो अब तक जनता ने वोट दिए हैं जी, मुस्लिम ने तो दे दिए भाजपा से बचने के लिए समाजवादी को, और जो बहुसंख्यक समाज है उसने दे दिए मुस्लिमों से बचने के लिए भाजपा को। इस प्रकार ये सरकारें दोनों सत्ता में आती रही हैं, लेकिन ये सब चीजें जनता समझ चुकी है। इनके खोखले वादों को और इनके झूठ को सबको सब समझ गए। कोई भी काम इन्होंने नहीं किया, जनता इस बार इनको निकाल के फेंक देगी। अब जनता सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती की तरफ को देख रही है, एक टकटकी लगाए हुए, क्योंकि गुंडा और जो ये भ्रष्टाचार की सरकार है, अब इन्हें खत्म करने के लिए केवल विकल्प है तो बहन मायावती है, जो एक पढ़े लिखे समाज को और जो पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाने के काम करती हैं, जो समाज को आगे बढ़ाती हैं, जो भ्रांतियां खत्म करती है, जो काम खत्म करती है, वो बशीर जी, आप नईम साहब की बात से कहां तक सहमत हैं? इनका कहना यह है कि मुस्लिम जो जाते हैं समाजवादी के पास गए या बहुजन समाज पार्टी के पास गए, वो हिंदुओं से बचने के लिए गए, और हिंदू जो गए भाजपा के साथ वो इसलिए गए कि हम मुसलमानों से बचना है। क्या हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के लिए खतरा है? आपका नजरिया क्या है? सर्वप्रथम मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने भाई नईम आज़ाद जी के लिए, जो कि बहुजन समाज पार्टी से जिले के सचिव हैं और विधानसभा का उनके पास दायित्व है।
तो सर्वप्रथम विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2014 में नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में बनी है। दूसरा विषय, आजाद जी ने कहा कि भाजपा अनेकों नारे लेकर के आती है और हिंदू मुस्लिम की बात करके और सरकारों में आ गई। तो मैं आपको, आप बसपा से हैं इसलिए आपको थोड़ी स्मृति दिलाता हूं कि बसपा सरकार मेरा सवाल वशिष्ठ जी ये है कि इन्होंने जो तथ्य कहे हैं, जो बात अपनी कही है, आप उससे कहां तक सहमत हैं? मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूं ना। नारे की बात आई है, जी। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं भाई ने कही है, तो उसका इनको मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और बसपा में क्या अंतर है। नारे की बात आई तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, बहन जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा नारा दिया बताइए? आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। बहन जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक नारा दिया, उस नारे को आप याद कर लें। उसके बाद कौन सा नारा दिया, उसके बाद फिर कौन सा नारा दिया, फिर चौथा नारा कौन सा दिया। इन चारों नारों के विषय में मैं आजाद जी को स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले बहन जी ने नारा दिया था, दलित मुस्लिम भाई भाई हिंदू जाति कहां से आई। ये नारा क्यों बनाया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? दूसरे नारे की बात सुनिएगा। दूसरा नारा तैयार किया गया, दूसरा नारा तैयार किया बसपा ने। बहन जी ने दूसरा नारा दिया, दूसरा नारा दिया ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर इन सब लोगों पर जूते मारो चार, ऐसा नारा दिया था उस समय पर। उसके बाद में फिर बात आई कि हाथी नहीं महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इस प्रकार के नारे आए। तो मैं इस पर दिला रहा हूं कि सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी एक देश की लोकतांत्रिक, एक समाज के लिए भ्रष्टाचार मुक्त और समाज के लिए हिंदू मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं तो याद करिएगा, भारतीय जनता पार्टी देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज के हित के लिए कार्य करने वाली पार्टी है और शुरू से कार्य किए हैं, जिसके अंदर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने माता भारत माता के लिए प्रेम है, उसी के लिए जिसका समर्पण देश के लिए है, अपने परिवार के लिए नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात करती तो आपको याद दिला देता हूं, माननीय अटल जी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के लिए, जो कि देश के वैज्ञानिक बहुत मशहूर व्यक्ति, सब लोगों ने, कुछ लोगों ने कहीं विरोध किया, लेकिन अटल जी ने कहा नहीं, अब्दुल कलाम साहब भारत को समर्पित, देश को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित मन को रखने वाले इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, इसलिए इनका देश को सर्वोच्च पद इनको देना चाहिए और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का राष्ट्रपति बनाया। मैं आपके नारे की एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने कहा है, कहिए। जो 4 नारे बहन मायावती ने लगाए हैं, तो मैं उन नारों के बारे में आपको बता दूं गुरुजी कि वो नारे आज तक ये सिद्धि नहीं हुई कि बहन जी ने लगाए हैं या फिर बहन जी की पार्टी ने लगाए हैं। आज तक उन नारों को ये पता ही नहीं कि वो लगाए किसने हैं। ये बेवजह का आरोप मढ़ करके किसी को गंदा नहीं किया जा सकता। और रही बात इसकी देशभक्ति की, तो केवल ये मानता हूं, जितने दल हैं अब तक हिंदुस्तान के अंदर, जितने छोटे बड़े 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 दल बने हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो देशभक्त नहीं है। और अगर वो देशभक्त नहीं है तो उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। अगर आप अपने आप को देशभक्त मानते हैं तो हमें ये उम्मीद है कि हमारी पार्टी और जो अन्य दल हैं वो भी अपने देश से प्रेम करते हैं। वो बात अलग है कि किस तरीके से वो जनता को रिझा करके वोट लेते हैं। हर कोई अपने देश में मर मिटने का जज्बा रखता है। भुट्टू भाई आप क्या कहते हैं? आज भी रखते हैं और कल भी रखते थे। भुट्टू भाई आप क्या कहते हैं? जहां एक देशभक्ति की बात अभी आई, तो देशभक्ति का जो पैमाना है वो कैसे दिखाया जाए, देशभक्ति का जो मीटर है वो कैसे नापा जाए, देशभक्ति की मतलब कैसे शो किया जाए? क्योंकि देशभक्ति दिखाने के लिए कोई भी इंसान, वशिष्ठ जी हो, आप हो या ये हो या मैं हूं, अपना श्री रामचंद्र जी की तरह हृदय चीर के तो दिखा नहीं सकते। हम देशभक्ति कैसे सिद्ध कर सकते हैं? आप क्या कहते हैं? फिरोज भाई, देशभक्ति तो हर हिंदुस्तानी के दिल में होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब कोई दिखावा करता है, किसी के दिल में दबी होती है, किसी की जबान पे होती है। रही जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति के दूर दूर तक इनमें देशभक्ति नहीं है। अगर इनमें देशभक्ति होती तो इस देश के महापुरुष महात्मा गांधी जी के ये लोग गोली नहीं मारते। जिस देश को आजाद कराया हमारे
पूरे देश में जिन्हें बापू के नाम से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग महात्मा गांधी को महापुरुष मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं, उस व्यक्ति को इन्होंने सरेआम गोलियों से भून दिया। ये देशभक्ति क्या जाने, और ये देशभक्त हो ही नहीं सकते। देशभक्ति मैं आपको स्पष्ट करता हूं, देशभक्ति वशिष्ठ जी का जो प्रेम है, एक बार सुनिएगा, यही सवाल है मेरा, का जो प्रेम है आपका जवाब आएगा। मेरा थोड़ा सा एक सवाल और भी है, प्रश्न है देशभक्ति का जो आपने अभी एक बताया भुट्टू भाई, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि इससे पूर्व भी भाजपा की सरकार केंद्र में विराजमान रही है और उत्तर प्रदेश में भी रही है, लेकिन अल्पसंख्यक कभी इतना भयभीत नहीं हुआ जितना इस बार भयभीत हुआ। अल्पसंख्यक को ऐसा लगता है जैसे कि ये जो भाजपा सरकार है हमें खा जाएगी, मतलब ऐसा वो लोग सोचते हैं। वो मानते हैं कि हमारी देशभक्ति दिखाने का कोई औचित्य है ही नहीं। तो मैं वशिष्ठ जी से पूछना चाहता हूं, जो अभी भुट्टू भाई ने बताया, तो क्या मेरा कथन सत्य है या ये जो लोगों की धारणा बनी हुई है, कंसेप्ट बना हुआ है, उसमें आप कहां तक सहमत हैं? ऐसा क्यों है? पहले अटल जी थे, अटल जी को चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी धर्म का अनुयायी हो, लेकिन अटल जी को हर व्यक्ति अपना आदर्श मानता है और उनकी सरकार में किसी भी तरह का कोई भी विवाद कभी नहीं हुआ और उनकी सरकार की सभी लोग सराहना करते हैं। लेकिन इस बार उस बार दोनों बार की तुलना में ऐसा क्या अंतर है? कोई ना कोई वजह तो होगी, वो वजह आप बताएं वशिष्ठ जी। देखिएगा, देशभक्ति सभी के अंदर है जी, भारत में रहता है और जिस देश में भी जो रहता है, बिल्कुल, क्योंकि एक व्यवस्था है, जब हमारा देश, जब हमारा मुल्क सुरक्षित होगा तब हमारा धर्म सुरक्षित होगा, और जब हमारा धर्म सुरक्षित होगा तो हम स्वयं सुरक्षित होंगे। तो इसकी व्यवस्था देश के ऊपर जाती है। वो संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है, संविधान में सबको दिया है, संविधान ने स्वतंत्रता दी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों ने देश प्रेम किया, हम उसको नहीं मानते नहीं किया, परंतु उसके अंदर कहीं ना कहीं राज, कहीं ना कहीं सत्ता का सुख का लालच उनके अंदर गिरा रहा है, इसके कारण ये सब विफल हो गए। आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक गंदी, एक भद्दी, एक राजनीति का ऐसा काला दिवस जो आज तक इतिहास में नहीं दोहराया गया, परंतु वह दोहराया गया, परंतु उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने उस गंदे चेहरे को, उस गंदे दिन के लिए बचाने का प्रयास किया, जिसकी भारत की और प्रदेश की छवि कहीं बाहर खराब ना हो। वो दिन तुम्हें याद दिला रहा हूं, 2 जून 1995 की घटना को याद करिएगा। लखनऊ के अंदर जब गैस कांड हुआ था जी, क्या स्थिति थी? वे गुंडे कौन थे? वो अराजकता फैलाने वाले कौन लोग थे? जो लोग, एक महिला, एक स्त्री जो एक गेस्ट हाउस के अंदर कमरे नंबर 1 में बंद थी, उसके साथ में क्या करना चाह रहे थे? क्या मंशा थी उनकी? क्या स्थिति बनी? परंतु उस जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय परम पूजनीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, जो कि फर्रुखाबाद से वर्तमान में विधायक थे, उन्होंने जाकर के फोर्स को साथ लेकर के इनके व्यवस्था करके और उस महिला के लिए कमरा नंबर 1 से ला करके सुरक्षा दी और अपने ला करके उनको शरण दी, उनकी रक्षा की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। ये घिनौना दिन, ये समय भारतीय जनता पार्टी उस समय भी अधर्म के साथ नहीं, धर्म के साथ खड़ी थी। कोई राजनीतिक संबंध नहीं था किसी प्रकार का। लेकिन वशिष्ठ जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने कहा कि सन 95 में ऐसा हुआ, लेकिन अभी हाल ही में हमें सोशल मीडिया से या न्यूज़पेपर से पता चला, दिल्ली में डिफेंस सर्विस में काम करने वाली एक लड़की साबिया सैफी का बेरहमी से, आपने पढ़ा होगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको, क्योंकि ऐसी शर्मनाक घटनाओं को देखने के बाद या सुनने के बाद मेरा मन आत्मग्लानि से भर जाता है। और ऐसे ना जाने कितने कांड हुए, हाथरस में हुआ, जिसकी वजह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शक्ति मिशन अभियान शुरू किया, और भी बहुत सारे कांड हुए। तो जब हमारे सरकार यहाँ सूबे में भी बनी और केंद्र में भी बनी, तो इसके विरुद्ध कोई उचित कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? जैसे और भी कानून हैं, बनाए गए हैं, नए नए कानून बनाए गए हैं, जनता के हितों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये जो महिला सशक्तिकरण है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए कोई मजबूत कानून, कोई ठोस कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? कानून का इतना भय प्रदेश के अंदर व्याप्त है कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की बहन बेटियां, जो समय आज से कुछ पूर्व स्थिति रही, आज उनके अंदर किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की कोई बात ऐसी नहीं होती कि शाम से पूर्व ही हमें घर पहुंचना है। परंतु
जो ये घटना दिल्ली के अंदर हुई है जी, ये निंदनीय है। इस घटना की हम निंदा करते हैं और सरकार ऐसे कानून लेकर के आ रही है, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं। बहुत सारे लोगों के नाम पे जुड़े, उससे पहले कुलदीप सेंगर ने की, और भी कई सारे थे, जिसकी जांच कराई जा रही है और अपराधियों के लिए सख्त से कार्रवाई सरकार कर रही है, करेगी। और ऐसे कानून बनाए हैं प्रदेश में, तो योगी जी ने महिलाओं के लिए एक अलग टीम घोषित कर दी है। कहीं भी किसी नंबर पर कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो महिलाओं के लिए अलग पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। कानून को लेकर के एक सवाल मैं भी रखना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल रखें। पंडित जी से बहुत बुद्धिमान हैं और समझदार भी हैं, मुझे लगता है कि अच्छा जवाब मुझे मिलेगा और उम्मीद भी यही है। सवाल ये है कि जब 2014 में सेंट्रल की सरकार आने को थी, जब वादे चल रहे थे, तो आप कौन सा नारा रख करके, कौन से वादे कर मैनिफेस्टो क्या था आपका, घोषणा पत्र क्या था? नहीं, आपने उसमें घोषणा पत्र में आपने क्या लिखा था, क्या वादे किए थे जनता से? क्या ये वादे किए थे आपने कि धार्मिक में छुआछूत, ऊंच नीच, इसमें आप धर्म को बांट देंगे, लोगों को बांट देंगे? ये तो वादे आपने किए नहीं थे। आपने एक अच्छे और एक उगता हुआ सूरज विकास का दिखाया था लोगों को। ये नहीं, उस मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि धर्म के नाम पर नहीं, राम मंदिर था, राम मंदिर था, उसमें राम मंदिर था मैनिफेस्टो। कोर्ट का मामला आ गया, कोर्ट ने फैसला कर दिया, वहां राम मंदिर की स्थापना शुरू हो गई। वो मामला कोर्ट का था, पार्टी का कभी नहीं हुआ आज तक। दूसरी बात यह है, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी बड़ा लीडर कभी भी, जैसे कि मान लिया जाए एक पद हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी का है और बहुत बड़ी गरिमा है उस पद की, उस पद को आप, वो पद, उस पर एक ऐसी जिम्मेदारी है कि वो देश के हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म के लोगों को समान समझे। दूसरी चीज ये है कि उस पद को ये कभी भी शोभा नहीं देता कि वो धार्मिक काम करे। प्रधानमंत्री का पद ऐसा है, वो कभी भी कोई धार्मिक काम करने के लिए बना ही नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री से हटने के बाद में प्रधानमंत्री अपना धार्मिक कार्य क्यों नहीं कर सकता भैया? अगर वो नमाज पढ़ सकता है, हिंदू के लोगों की पूजा कर सकता है। आप पढ़ के देखिए, आप देखिए, मैंने पढ़ा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, ये संविधान में ये वर्णित ही नहीं है कि प्रधानमंत्री अपना धार्मिक कार्य नहीं कर सकता। अपना कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे ये सोशल है, ये इस तरीके से, ये मैंने सुना है, इसलिए मैंने कहा है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। भुट्टो भाई क्या कह रहे हैं आप? वो मांग रहा हूँ आपसे। दूसरी बात ये, एक मिनट बात सुन लीजिए। अगर आप विकास के नाम पे आए थे, बड़े भाई, पूरी पार्टी सत्ता में आई थी, बड़े अच्छे लुभावने वादे थे, हमें भी बड़ा अच्छा लगता था सुन करके कि समाज में एक शांति होगी, एक शिक्षा का माहौल होगा, हर तरफ बहुत बढ़िया माहौल होगा। अब महंगाई पे अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि सिलेंडर ने ऐसे रेटों में आसमान छुए, वो हमारा सवाल रहेगा, वो ऐसे हमारा सवाल रहेगा। अभी ये मौजूद जो चल रहा है, एक गरीब परिवार आज भय में जी रहा है, डर से जी रहा है। क्या आपने ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें भय से और डर से जिया जाए? हमने तो ऐसे समाज की कल्पना की थी कि सरकार आएगी और हमें भयमुक्त प्रदेश मिलेगा, भयमुक्त देश मिलेगा। हमने डर के जीने की ये कल्पना कभी नहीं की थी। हमें तो लगता था कि भाई एक दूसरे से प्रेम होगा, मोहब्बत होंगी। नहीं साहब, हमारा जो जब आपकी सरकार ने भयमुक्त शासन दिया, जब आपकी सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं ठीक की, फिर आज आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 16 विधायकों पर क्यों सिमट गई? जनता क्यों स्वीकार करना नहीं चाह रही है? इस पे विचार किया है कभी आपने? देखिएगा, आपकी पार्टी ने कभी विचार किया है? उत्तर प्रदेश के अंदर 16 विधायक आपके हैं, बहन मायावती, 16 विधायक हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। बहन मायावती, चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव की राजनीति चल रही है। जवाब सुनिएगा, बहन मायावती उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार 5 बार बना चुकी है, जहां तक मुझे याद है। जी हाँ, जी हाँ, ठीक। अब ऐसे हालातों में जो लंबा टाइम चल रहा है, जिसका सत्ता का लंबा टाइम चला है, जिसने काम किए हैं, ऐसे हालातों में आदमी, ये जो दूसरे दल आते हैं अच्छे वादे लेकर के, नहीं, आप 16 विधायकों पर सिमट रहे हैं। आने वाले समय में आपकी स्थिति क्या होने वाली है उत्तर प्रदेश में? इस पर विचार करिए। आपकी क्या योजना है? आप किस योजना को लेकर के जनता में जानना चाहते हैं? चुनाव का समय आ रहा है, चुनाव सामने खड़ा है, क्या योजना आपकी सरकार की है? हमने योजनाओं की घोषणा भी की है और योजनाओं को पूरा भी किया है और हम योजनाओं को पूरा कर भी रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है तो उत्तर प्रदेश में, मुझे वो दिन भी याद है जब बाबरी मस्जिद का ये मामला हुआ था, बड़ा पुरानी बात है, मैंने कल परसों उसमें पढ़ा है, देखा है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से राजनीति के नाम से खत्म हो चुकी थी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लेकिन मसला ये नहीं था, अब लुभावने वादे करके बच्चे भी जब वो हजारों लाखों कार सेवक मारा जा रहा था,
हजारों लाखों कार सेवकों पर गोलियां चलाई जा रही थी, नंबर में कोई ध्यान नहीं रहा आपको, वो मरे, आपको केवल वो ध्यान रहा मात्र, वो कार सेवकों पे उस समय ध्यान नहीं रहा जब वहां से ट्रेनें भर भर के लाशें की आ रही थी, वो समय ध्यान नहीं करोगे। विधानसभा चुनाव का विषय है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का विषय है, इस पर आप स्पष्ट करिए। आप 16 विधायकों पर स्पष्ट हैं, आपका जवाब ये है, जनता नकार चुकी है, आप समाज पर अपने आइएगा, इस बार आपको जनता ने नकार दिया है, बहुजन समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है। बिल्कुल बताइए, आप मुझे बताइए, जो काम आपने वादे किए मैनिफेस्टो के अंदर, कौन से आपने जनता तक पहुंचाए हैं? क्या अनाज फ्री में देकर के, राशन डीलर से दिलवा करके कि ये वादे पूरे हो गए आपके? वादे ये होते हैं, ये विकास के मुद्दे, ये विकास है ही नहीं। जनता को 5 किलो अनाज नहीं, जनता को राशन नहीं, जनता को पैसों की जरूरत नहीं है, जनता को रोजगार की जरूरत होती है। जिसके हाथों से आपने रोजगार छीना, रोजगार वो आज युवाओं के लिए कितना रोजगार उत्तर प्रदेश के लिए हर जगह दिया जा रहा है, लेकिन देश की वर्तमान समय में अगर देश के हालात अच्छे होते, अगर देश के हालात अच्छे होते तो हमें आज राशन, आज देश के हालात इतने अच्छे हैं कि आपके देश का प्रधानमंत्री किसी विदेश के अंदर आज पहुंचे हुए हैं। देख लीजिएगा उनका सम्मान, पूर्व के इतिहास जिन्होंने 70 साल में शासन किया उन लोगों के सम्मान और आज के प्रधानमंत्री का सम्मान, नहीं होता? अगला सवाल, हमारे देश के परेशानियां देश के अंदर है, देश के गर्व नहीं होता? परेशानियां देश के अंदर है। विदेश में अगर वो गए तो वो प्रधानमंत्री पूरे देश के, हमें गर्व है, उन्होंने अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहे, ऐसी सभी कामना करते हैं। लेकिन जो परेशानियां देश के अंदर आपने व्याप्त कर दी है, जिनसे लोग कोई परेशानी, जो परेशानियां 70 साल तक बीज बो दिए गए हैं, उन परेशानियों को दूर किया जा रहा है, और सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो रही हैं। अब तक सड़कें क्यों नहीं थी, अब तक पुल क्यों नहीं बने थे, अब तक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति शहर कस्बे से क्यों नहीं जुड़ा था, अब तक मजदूर, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति अथवा किसान, छोटा व्यक्ति बैंकों से सीधा क्यों नहीं जुड़ पाया था? अगर अब तक ये सारी व्यवस्थाएं जो योजनाएं हुई हैं अब तक पूरी नहीं हो पाई। योजना है नहीं, ये इससे ये अच्छा क्यों नहीं हुआ? एक मजदूर व्यक्ति हुआ नहीं, ये एक मजदूर है नहीं, एक मजदूर व्यक्ति विकास से और रोजगार से जुड़ा हुआ, ये रोजगार, ये विकास नहीं है। ये क्या विकास है? क्या ऑनलाइन कर दिया, ये क्या विकास है? देश को सड़कें बढ़ रही है, ये विकास नहीं है। पुलों का निर्माण हो रहा है, ये विकास नहीं है। शिक्षा का विस्तार हो रहा है, ये विकास नहीं है। वो जो माजूर आदमी को डंडे खाते देख रहा है नोटबंदी के दौरान, मेरे सामने के लड़के हैं जो विकलांग थे, जो एक हाथ से वो डंडा लगा के चल रहा था, पुलिस ने उसके पीछे डंडे मारे हैं। क्या वो दिन को भूल गए? तो आप ये अगर विकास की कैटेगरी में होता, ये विकास की कैटेगरी में नहीं है मान्यवर। और दूसरी बात ये है, अगर विकास होता है तो सबसे पहले साक्षरता से शुरू होता है और उसके 4 पिलर होते हैं। देश उनसे भटक चुका है, देश गुमराहियत में आ चुका है मीठी बातें करके, और ये आप नहीं, पार्टी दूसरी भी है, वो भी बराबर का बेवकूफ लोगों को बनाती है। कोई तो मुस्लिम के नाम पे ठग रहा है, कोई हिंदू के नाम पे ठग रहा है, हिंदुस्तानी। आप मुझे ये बताइए, आप बसपा के प्रवक्ता हैं, बहुजन समाजवादी के प्रवक्ता हैं, जो इस समय विषय चल रहा है वह विधानसभा चुनाव का विषय है। आप 16 विधायकों पर सिमट गए, क्या योजना है, किस प्रकार की क्या योजना है? विधानसभा चुनाव पर आइए, आप शांत हो जाइए। बिल्कुल विधानसभा चुनाव पे ही आते हैं। विधानसभा चुनाव की बात करिए, आप उससे जुड़ा हुआ मामला है ये। आप जुड़ा हुआ नहीं है ना? आपकी तैयारी क्या है? आपकी तैयारी क्या है? क्या तैयारी लेके जाना चाह रहे हैं जनता में? नईम साहब का कथन सत्य है कि आपने 300 पार की जो आपने दावेदारी रखी है वो किस आधार पर रखी है? 300 के पार जो आपने दावेदारी रखी है वो किस आधार पर रखी है? नईम साहब ये जानना चाहते हैं, आप उनको ये स्पष्ट कीजिए कि हमने 300 के पार जो दावेदारी रखी है वो इस आधार पर रखी है, हमने जनता के साथ में इतना हित किया है। हमने सर्वप्रथम प्रदेश के अंदर पूरे देश जो गुंडागर्दी, जो अराजकता का माहौल था, जो जनता भयभीत थी, उस पर नियंत्रण किया है, कानून का राज स्थापित किया है, संविधान का राज स्थापित किया है। कानून के तौर पर किसी नेता के नहीं अपितु डीएम एसपी की पूछताछ तय की गई है, प्रत्येक अधिकारी की पूछताछ तय की गई है। अगर कानून का राज हमने स्थापित किया है, कानून का राज भूमाफिया प्रदेश को छोड़कर भाग चुके हैं। और माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने पूर्व में कह भी दिया है कि जो जिस भाषा को समझेगा अपराधी को उसी भाषा में समझाया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं और उसी के लिए चाहे भूमाफिया है, चाहे खनन माफिया है, चाहे देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले लोग हैं,
उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में वह समझेंगे, और पुलिस उनको समझा रही है। और उन आप गुंडों की देख लो, जिम्मेदारी किसे दे दी? सड़कों का निर्माण, आप मुझे बताइए, सड़कों के लिए देखिए जो शिक्षा, गुंडे उत्तर प्रदेश से भगाए गए हैं, जो गुंडे उत्तर प्रदेश उनको से बोलने का भगाए मौका गए दें। हैं, जो गुंडे उत्तर प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगाए हैं, जिन्हें कड़क भाषा में उन्होंने जवाब दिए और वो भाग गए हैं, उसके बाद में क्या आपको लगता है यहाँ की गुंडागर्दी खत्म हो गई? हाँ, खत्म हुई है, लोकल गुंडागर्दी खत्म हुई है, लेकिन जो सरकारी गुंडे आपने पैदा किए हैं, जो बिल्कुल बिना पूछे लोगों को लूटते हैं, आपने कभी उनकी खैरियत खैरसल्ला पूछी है? कितना गरीब हवालातों के अंदर, कितना गरीब जेल के अंदर पड़ा, जो अपने उधर को देखता है कि कब मुझे कोई बचाने वाला आएगा और कब मैं निकल के जाऊंगा। कितने लोग ऐसे बेगुनाह हैं जो जेल के अंदर चले गए बेवजह की बातों में, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। वादे करना इसके बहुत लिए ही कानून आसान की है। व्यवस्था है, कानून उसमें जो लोग में बैठे जब तक हैं, इंसाफ कानून के राज की मिलता है, स्थापना की गई है और कानून की ओर हम बढ़ रहे हैं, नहीं उसी के साहब, अनुसार काम आप करेंगे। जरा जैसे ऐसे हुए, नहीं सुनिए, साहब, हम भुट्टो भाई से भी थोड़ा जान लें कुछ। वो ज्ञानी है, मैं उनसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। जी जी, कितने ऐसे केस हैं और कितने पेंडिंग हैं? आप मेरी मौका बात दिया का जाएगा जवाब नहीं दे नहीं साहब। पा रहे हैं। जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो विषय प्रारंभ हुआ था वह विषय था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के किस जी पार्टी वशिष्ठ की जी, क्या हम योजना है। वशिष्ठ जी हम वहीं ला रहे हैं। भुट्टो वही भाई, किस एक मिनट आप शांत ये हो जाएं। तय करिएगा ना, हमारे दोनों लोग तय करें। हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई भुट्टो भाई बैठे हुए हैं, उनको बोलने का मौका दीजिए। क्या भाई मतलब बोले, होगा? हम भुट्टो उनसे भाई कुछ बैठे पूछना हैं, चाहते ये हैं। बताएंगे इनकी पार्टी का क्या लक्ष्य है। हम उनसे किस प्रकार से ये जानना बिल्कुल आप चाहते शांत हैं रहिए, जनता के शांत बीच रहिए में। बिल्कुल। 49 विधायक इनके प्रदेश के अंदर हैं। भुट्टो भाई, आपके प्रदेश में पूर्ण मत से पहले भुट्टो भाई सरकार रूलिंग थी। पार्टी के बाद सबसे बड़ा दल फिर आपका ही उत्तर प्रदेश के अंदर है, और माना जा रहा है कि फाइट भी आपके दल से ही रहेगी। अभी हमारे दोनों वक्ताओं ने जिस मौजू पर बहस की है, जिस मुद्दे पे बहस की है, उस पर आप कहां तक सहमत हैं? जो निजीकरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, क्या वो देश हित में जरूरी है? जो उन्होंने हर चीज का निजीकरण किया है या कर रहे हैं या करने की मंशा है, क्या वो देश हित में जरूरी है? जो हमारे प्रदेश में, हमारे देश में आय के साधन अभी पर्याप्त नहीं है, उस पे महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। क्योंकि एक मामूली बाइक हम खरीदने जाते थे पूर्व में तो हमें 50,000 की मिल जाती थी, वो आज 75-80 हज़ार रुपए की मिल रही है। एक मतलब कोई भी चीज उठा कर देख लीजिए आप, XYZ। अगर हमें खाली कोल्ड ड्रिंक पीने की बात भी करें तो आज से अगर हम 5 या 10 साल पहले जाएं तो जो कोल्ड ड्रिंक हमें 8 या 10 रुपए की मिलती थी, आज वही हमें 20 रुपए की मिलती है। तो क्या मैं ये कहूं कि हमारा भारत देश कॉर्पोरेट के हवाले है या हम ही लोगों के हवाले है? ये आप कहां तक सहमत हैं इस बात से? फिरोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने महसूस करा कि समाजवादी पार्टी से फाइट आप महसूस कर रहे हैं, जनता ही महसूस कर रही है कि हमारी फाइट बीजेपी की फाइट समाजवादी पार्टी से। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, ये लोग झूठ बोल के सत्ता में आए। 15 लाख आप बीच में रोक के जवाब दे सकते हैं। 15 लाख रुपए का लॉलीपॉप दिखा के जनता को, हिंदुस्तान की जनता को झूठ बोल कर सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद ये 15 लाख तो किसी को नहीं दे सके, ये 15 रुपए किसी को नहीं दे सके। इन्होंने क्या करा जब सत्ता में आए? जब सत्ता में जब ये आए तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा? इन्होंने नोट बंद कर, जनता के पास जो नोट था वो नोट बंद कर दिया। दोस्तों, गरीबों के पास, मजदूरों के पास, बहन बेटियों के पास जो नोट था, किसी की बेटी ने, किसी ने बहन ने कैसी करके मजदूरी करके या कैसी करके जोड़ के इकट्ठा करा था, सबको लाइन में लगाया, सबको डंडों से पिटवाया और सारे का सारा नोट इन्होंने कैद कर लिया। और नोट क्या 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 इन्होंने नोटबंदी कराई कि काला धन वापस लाना है। वशिष्ठ जी बैठे हैं आज, वशिष्ठ जी बताएं 10 साल में कौन सा काला धन आप वापस लेकर आए हो? बताएं वशिष्ठ जी। चिंता झूठ बोला है आपने और आपके नेताओं ने। एक सवाल का जवाब पहला तो ये दे दीजिए कि आपने नोट बंद करके जनता को लूट के, बेरोजगार करके, परेशान करके क्या हासिल किया? बताइए कौन सा काला धन वापस लेके आए हैं आप? एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा, दोस्तों, इस देश में जब गरीब जनता को लूट लिया, दुकानदारों को लूट लिया, सबको लूट लिया, नोट बंद करके सबको पैदल कर दिया, उनके बाद इन्होंने दुकानदारों पे झूठे मुकदमे लिखे कि इन्होंने साहब फर्जी नोट जमा करे हैं, फर्जी नोट जमा कर रहे हैं, वो नोट फर्जी हो गया। उसके बाद
ये बिना सलाह मशवरे के, बिना किसी भी वैज्ञानिकों से पूछे हुए इन्होंने जीएसटी बिना पूर्व अनुमान के ये इन्होंने देश के ऊपर जीएसटी थोप दी। दुकानदारों को आज जितनी परेशानी है जीएसटी इन्होंने लगाई है, आज दुकानदार पैसे को परेशान है। आज दुकानदार अपने दुकान में बैठ कर सो रहा है, उसके पास ग्राहक नसीब नहीं हो रहा। लोगों के पास नोटबंदी करने के बाद में जो बेरोजगारी आई है, जो जनता का पैसा खत्म हुआ है, वो बचा कुचा काम इनकी जीएसटी ने सारा गरक कर दिया। आज दुकानदार बैंकें हैं, परेशान, जो बैंकें हैं, हमारा पैसा बैंक में रखा हुआ है और उस पे बैंक हमसे चार्ज ले रही है, मतलब पैसा भी हमारा इस्तेमाल करे। इस देश में सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। ये लोग क्या कह के आए थे, इन्होंने क्या कर दिया। बस जी, अरे आप फिरोज मलिक साहब एक मिनट को सुनिए जी। देखिए उनकी बात पूरी विकास के नाम पर सत्ता चलाई जाती है। ये अपने चंद, हर पार्टी अपना कोई ना कोई मैनिफेस्टो लेकर आती है। ये अपने चंद बनियों के लिए सरकार चला रहे हैं, अंबानी अडानी के लिए सरकार चला रहे हैं। इन्होंने रेल बेच दी, वही मेरा क्या बेच दिया। क्या निजीकरण की हमारे देश को आवश्यकता थी? मेरा सवाल ये था। बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं थी। अरे हम जब निजीकरण करके हम जनता को मोहताज बना रहे हैं, हम जनता को दूसरों का मोहताज बना रहे हैं। अरे सरकार से आदमी उम्मीद रखता है हमें 2 पैसे की रियायत होती है, भाग गए, लेकिन उनका कोई हिसाब किसी के पास नहीं है। चाहे वो नीरव मोदी हो, ऐसे कई नाम और आए हैं, मीडिया में हमने देखे हैं और पढ़े हैं कि हजारों करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ वो लेके भाग गया, इतने करोड़ वो लेके भाग गया। कभी विजय माल्या साहब गायब हो गए। अरे भाई, इसका हिसाब देगा कौन? कभी पंजाब नेशनल बैंक, कभी कुछ। अब तो वो रेलवे, अब और 2-4 ये चीजें जिन्हें बेचने के लिए कहा जा रहा है, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे कोई परसट्टे की दुकान से कोई सौदा खरीदने जा रहा हो। जो काला धन था, वह काला धन कि सरकारों में और किन किन लोगों का विदेशों में जमा हुआ, क्यों किया गया? क्या उनकी देश के हाथों में जिनकी बागडोर थी, क्या उन्हीं लोगों ने जो देश, जिसमें जनता ने जिनके ऊपर देश की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था सौंप दी, वही लोग विदेशों में जाकर धन भरने लगे? उन नेताओं के ऊपर एक बार विचार किया गया? वह नेता, उनकी मानसिकता ऐसी क्यों बनी? बस मेरा सवाल ये था ही नहीं। आप सत्ता में जो काला धन वापस लाएंगे, आप ये बताओ कौन सा काला धन वापस ले आए? आप नहीं, काला धन आपने नोटबंदी की बात कर रहा हूँ मैं, आपने नोटबंदी करी थी, बात कर रहा हूँ, आपने नोटबंदी करी थी काला धन वापस लाने के लिए, ठगने के लिए। कौन सा नोटबंदी करने के बाद में आप कौन सा काला धन वापस लाए इस देश के? आप जो देश लोग काला धन लेकर के विदेश गए थे, आप काला धन तो लाए नहीं, आप देश की संपत्ति बेच कर खा रहे हो। और क्या कर रहे हो तुमने वो कर दिया जो कभी नहीं हुआ। हाँ, हमने वो कर दी जो कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ। सारी चीजें ने आज देश में वो करके दिखा दिया को आज तक के 70 साल के इतिहास में हुआ ही नहीं। मोदी जी ने सेना सशक्त कर दी, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। 75 साल में जो पूर्व हुकूमतें थी, उन्होंने रेलवे बनाया, एयर इंडिया बनाया, क्या क्या बनाया जनता के लिए। और आपने उस बनी बनाई 75 साल की मेहनत को चंद दिनों में सब बेच के खा गए। क्या कर रहे हो तुम? विकास कर रहे हो, विनाश कर रहे हो। आप देश का विनाश कर रहे हो। आप जनता तराई है। बस जी, आप कोई सफाई मत दो। जनता इतनी है, आप तो विकास की फुल फॉर्म भी नहीं जानते। आप से जनता इतनी परेशान है। अरे आपने नोटबंदी करी, जीएसटी करी, और आपने बिना पूछे करे, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया। अरे गरीब जनता, अब यही दोस्तों, गरीब जनता, समझिए, गरीब जनता ने डंडे खाए, जाओगे 3-3, 4-4 दिन, 8-8 दिन पैदल चले, उन्हें हजारों मील पैदल चले, जिनके बच्चे पैदल चले। अरे मासूम बच्चों पे तुम्हें रहम नहीं आया? गरीब लोग मर गए चलते चलते, तुम पानी नहीं पिला सके, तुम रोटी नहीं दे सकते, तुम कोई व्यवस्था, कोई भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर सकते, कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकी। लॉकडाउन की सबसे पहले बिना पूछे, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया, जिसकी आज से ज्यादा जो आज तक जनता भूलने वाली नहीं है, ना ही भूलेगी। आपकी बात पूरी हुई। अब मैं कुछ कहूं? बिल्कुल बिल्कुल भुट्टू भाई, आपकी बात पूरी हो चुकी है। ठीक है। अरे इतनी बातें हैं, अगर कई दिन भी करोगे नहीं भाई, तो इनकी बातें इनके विरोध में बातें खत्म नहीं होंगी। सवाल ये है कि जिस विषय को लेकर के बैठे हैं, उन विषय को लेकर के चर्चा विधानसभा की बात चल रही है। तो मौजूद भटक ही गए।
तो विधानसभा चुनाव की बात चल रही है। विधानसभा चुनाव में आने वाले समय में आप जो कह रहे हैं विकास, मैं ये कह रहा हूं कि हम 304 विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे हैं। वर्तमान समय में 304 विधायक हमारे हैं। उन 304 विधायकों को उनकी निधि, उन्होंने इतना विकास क्षेत्र में किया है कि उनको सभी को पार्टी जो भी निर्णय लेगी, लेकिन विकास के नाम पर कहीं भी किसी ने किसी प्रकार की कोई भी ढिलाई नहीं बरती है। सभी ने विकास किया है और विकास को लेकर के जनता ने हमें स्वीकार किया है। अराजकता का माहौल, कानून की स्थापना हुई है। विकास का कार्य तेजी से जो आज तक नहीं हुआ। पिछली सरकारों में जो दंगे हुए, पिछली सरकारों में जो घोटाले हुए, उनका हिसाब कौन देगा? मुजफ्फरनगर वाला कांड हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? दादरी वाला कांड हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? बुलंदशहर में समाजवादी के 12 नेताओं के द्वारा एक मां बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका हिसाब कौन देगा? मथुरा के अंदर रामवृक्ष यादव, जो कि बड़ा भूमाफिया था समाजवादी सरकार का, जो उसके ऊपर कब्जा करने के लिए समाजवादी की पुलिस गई, तो वहां पर एक पुलिस कप्तान, वहां पर एक इंस्पेक्टर, वहां पर 23 पुलिसकर्मी, बुरी हालत में दोनों लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, 100 लोगों की वहां पर मौत हुई मथुरा के अंदर। इसका जवाब कौन देगा भुट्टो भाई? यादव भी अंजाम को पहुंच चुका है। बासित जी, बुंदेलखंड का सुनिएगा, बुंदेलखंड के अंदर जब सूखा पड़ा, सूखा पड़ने के कारण समाजवादी की सरकार थी। अखिलेश जी को बार बार कहने पर भी अखिलेश जी का वहां पर दौरा नहीं हुआ। अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया जाने लगे और जो अन्य भी जो मुख्यमंत्री आने को बैठे थे, रामगोपाल यादव। मनोहर सुनिए, एक सेकंड में कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलना ये चाह रहा हूँ कि देखिएगा, जब सामने वाला कोई सवाल करता है तो मुझे लगता है उसका जवाब देना चाहिए, सवाल के बदले सवाल नहीं करना चाहिए। पहले आप उनको जो सवाल उन्होंने इनके पास जवाब ही नहीं है, नोटबंदी का दिया हमारे है पास और जो लॉकडाउन की भयावह तस्वीरें हैं, सब जवाबों के लिए, उन जवाबों को, उस सभी जवाबों के लिए सरकार ने नहीं, जनता ने उस सबको स्वीकार कर लिया है। ये आने वाले समय में आपको सबको पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। मैं भी कहता रहूंगा भाई, आप वो भी कहते रहेंगे, सब कहते रहेंगे, लेकिन जवाब सवाल का देखिए, जो फिरोज भाई, बासित जी ने मेरी किसी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। की बात चल रही है, विधानसभा की बात चल रही है, मैं उससे बिल्कुल हटके बात नहीं करना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए, यही बात है। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, जो काम किया लॉकडाउन के अंदर की बात कर लीजिए। बासित जी, आपके विधायक सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपके विधायक बलात्कार कर रहे हैं, आपकी सरकार उनके सपोर्ट कर रही है। आपका कोई महिला का बलात्कार होता है, वही महिला अगर जाती है तो उसके बाप को मार दिया जाता है, उसके भाई को मार दिया जाता है। ये आपकी सरकार है। अरे आपकी सरकार 4.5 साल दलितों को सरेआम मार रही है, दलितों को सरेआम मार रही है। अरे श्री राम का नारा लगवाने के नाम पे मुसलमानों को सरेआम एक घटना मारा जा रहा है, एक घटना सरेआम मारा जा रहा है। आने से कुछ नहीं होता। आपकी सरकार, प्रदेश का फेल सरकार, कोई भी मुसलमान सरकार इस बात को नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी का उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का अत्याचार है, अत्याचारों के सवाल किए रहे हैं, जो अपराधी है, जो चोर है, जो भूमाफिया है, उनको हम जेल में डालेंगे, उनको छोड़ने वाले नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे मुख्तार अली साहब हो, हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था के सहित और ईमानदारी के सहित कानून को स्वीकार करते हुए रहना चाहता है, उसका सम्मान। हालात पर विचार कर रहे हैं। शोर शराबे से आप जवाब खत्म अन्य किसी मुसलमान वही रुके हुए हैं। हमारी बात का जवाब दो, कोई मतलब नहीं है। हमारे सवाल का जवाब दो। आप मुझे ये बताइए, जो सवाल आपसे किए हैं, शोर शराबा करके आप जवाब नहीं दबा सकते। जनता को कब तक गुमराह करोगे? लेकिन आप जो सवाल किए गए कर चुकी है, वो जनता ने कर लिया, वो बाद में देखेंगे, वो बात का मैटर है। पहले आपसे जो सवाल निर्णय जनता ही करेगी, निर्णय जनता करेगी। हम तीनों लोगों से ये कहना चाहते हैं, हमारा जो विषय है वो उत्तर प्रदेश है। आप उत्तर प्रदेश की सियासत है, उत्तर प्रदेश की राजनीति है। बासित साहब ने मेरी किसी भी बात का एक जवाब नहीं दिया है, एक भी जवाब नहीं दिया। एक मिनट, आप 325 सीटों का आप दावा कर रहे हैं, मान्यवर पंडित जी, आप 325 सीटों का दावा कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कर किस बलबूते रहे हैं? हम तो ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, क्या जनता उन कामों को भूल गई जो भयावह तस्वीरें आपने लॉकडाउन में लोगों को दिखाई है? मीलों चल करके जो है जिनके पैरों में छाले पड़ गए, जिनके बच्चे उनकी कमर पर डले डले पड़ गए, जो खींचते खींचते जिनके हाथों में छाले पड़ गए, वो मारे गए, बेमौत मारे गए। पैदल चल चल के लोगों की हालत खराब हो गई, कारोबार छिन गए।
पैदल हो गए, आज लोगों के हाथ ऐसे वाले हो गए। अरे हमारे हाथ तो ऐसे वाले होने चाहिए थे देने वाले, लेकिन आपने भिखारी बना दिया, इस तरीके से हाथ करा दिए उनके आगे। आज तुम गेहूं देने के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गेहूं, अनाज, राशन, ये सब बेकार की बात है। अगर रोजगार नहीं है तो आप रोजगार दीजिए, ये भीख मांगने वाला हमें मत बनाइए। हमें रोजगार की जरूरत, हम अपने बच्चों को मेहनत से पाल करके खिलाना चाहते हैं, ये ऐसे राशन की दुकानों से नहीं। हाँ, ये तो गलत है। बुनकर प्रकोष्ठ का निर्माण हुआ, बुनकरों के लिए अलग रोजगार दिया जा रहा है, सरकार लगातार कहाँ है? अरे कहाँ, देखिए ना, आप उसको करिए ना। हमारे यहाँ जो कार्य चलता बुनकर प्रकोष्ठों के लिए, प्रजापति समाज के लिए, मिट्टी के बर्तनों बनाने के लिए, ये सारी योजनाएं हमने चलाई हैं, धरातल पर उतरी हुई हैं, लेकिन अब आपको महसूस नहीं हो रही, नहीं आपको होंगी, तो इसका कोई मतलब ये नहीं। विभाग तो पहले से ही बने हुए विभाग है, ये योजना पहले से लागू है भारत पे। हमने इनको धरातल पे उतारा है, लागू नहीं है, हमने उतारा है। हमारे लोग, हमारे माननीय योगी जी नित्य प्रतिदिन रोज हर कामगारों के लिए व्यवस्था करके उनको प्रसिद्ध पत्र दे रहे हैं। गेहूं देने ये देखिए आप चैनल पर योगी जी रोज को इतना क्यों राशन दे रहे हैं? किसके लिए? आप जो पब्लिक को 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को अच्छा भी लगेगा और देना भी चाहिए। भाई देखो क्यों, क्योंकि वो आपकी जनता है, आप उनके रखवाले हैं, देना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन ये नौबत जब आती है, ये समय जब आता है जब देश एक तरह के माहौल से गुजर रहा हो, जब परेशानी की दुनिया में उसमें से निकल रहा हो वक्त में से, ये नौबत जब आती है, जब बिल्कुल कमजोर परिवार हो जाते हैं, तो ये राशन देने की, उनकी मदद करने के नाम पर लोग देते हैं। ये नौबत जब आती है, अब ये नौबत जो आई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दी हुई परेशानियों की वजह से है। हमारी दी हुई परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया ने उस परेशानी को स्वीकार किया है, पूरी दुनिया ने कोरोना को स्वीकार किया है। देखिएगा, अगर हमें देश की चिंता नहीं होती, हमें 125 करोड़ लोगों की चिंता नहीं होती, तो हम घर घर राशन पहुंचाते। हमारा व्यक्ति, हमारी जनता, हमारा कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई अन्न के लिए भागा ना रहे। इसके लिए अन्न की व्यवस्था, गेहूं की व्यवस्था, चावल की व्यवस्था, घर घर पहुंचाने की रोजगार की व्यवस्था कब करेंगे? रोजगार की व्यवस्था बताइए कब करोगे? कौन सा रोजगार चाह रहे हैं? कितने लोगों के लिए? लाखों नौकरियां हमने जो है मेरे घर में उत्तर प्रदेश पुलिस में लाखों लोगों की भर्तियां हमने दी हैं। कहाँ है? शिक्षक विभाग में लाखों भर्तियां हमने दी हैं। अपनी से बता दो। आप उसको पढ़िए ना, आप तो योग व्यक्ति हैं, उसको निकालिए, उसको देखिएगा। मैंने पढ़ा है, लेकिन जो योग होगा उसी का सेलेक्ट होगा, क्योंकि फर्जी डिग्रियों से काम चलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। फर्जी वाला बंद हो चुका है। लेकिन जो टीनों में परीक्षाएं होती थी वो परीक्षाएं बंद हो गई हैं। अब जो इंटेलिजेंट होगा, जो वास्तविक जिसको अधिकार होगा, उसको वही अधिकार प्राप्त होगा। अन्यथा आप रोजगार करिएगा, अपना कार्य करिएगा। आप एक भी जियो अपने तरफ। भुट्टो भाई, हमारा जो सवाल था वो उसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला तीनों लोगों से। हमारा सवाल ये था कि आपकी बात किसकी सरकार, ऐसी क्या क्या योजनाएं आप लोगों के पास में हैं जो आप जनता को लुभा सकते हैं या जनता आपको स्वीकार कर सकती है? आपने ऐसे क्या क्या कार्य किए हैं? मैं तीनों से बारी बारी करके पूछूंगा और आप बताएं श्रीमान जी, बशीर जी, कि आपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं, ऐसी आपकी सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं जो जनता आपको पुनः सत्ता के लिए चुनेगी? उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज था, जो भूमाफियों का राज था, जो सरेआम नंगा दंगा हर जगह हो रहे थे, पूरे संसार में, पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता फैली हुई थी। उस अराजकता को दूर करके हमने कानून की व्यवस्था की है, कानून का राज स्थापित किया है। दूसरा, शिक्षा की ओर हमने इतने अग्रसर कार्य किए हैं। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा में हमने इतना बड़ा बदलाव प्रदेश के अंदर किया है कि बच्चों के लिए सारी सुविधाओं के सहित शिक्षा देने की व्यवस्थाएं, अच्छे अध्यापकों की, टीचरों की व्यवस्थाएं की गई है, जो कि योग्य हैं, जिन्होंने टेट आदि परीक्षाएं करके नियुक्त किए गए हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में एक गरीब बच्चे को शिक्षा देंगे। दूसरा, पुल को निर्माण, किसानों के लिए सारे कार्य और भी बहुत सारी योजनाओं को लेकर के हम प्रदेश के अंदर पुनः सरकार बनाने का दावा करते हैं और पुनः हम समस्त जनता हमारे साथ खड़ी है और माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में बनना तय है। भुट्टो भाई, आप क्या कहते हैं? आप पंडित जी की बात से सहमत है? क्या पंडित जी 300 के पार अपनी सीटें लाकर अपनी उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं या अखिलेश जी अपनी सरकार बनाएंगे? किसकी दावेदारी मजबूत हो सकती है? फिरोज भाई, मैं महाराज की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इनसे किसान परेशान है, इनसे शिक्षक परेशान है, इनसे दुकानदार परेशान है, इनसे मजदूर परेशान है, इनसे पूरा प्रदेश त्राही है। इनकी सरकार दूर दूर से नहीं आएगी।
आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की 350 प्लस सीटें। समाजवादी की ही क्यों आएगी? समाजवादी पार्टी ने काम किया है, काम करेंगे। विकास किया समाजवादी पार्टी ने, इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने विकास किया है और हम फिर उसी विकास की राह पे प्रदेश को लाएंगे और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। आप ध्यान रखिए। नहीं भाई, क्या कहते हैं आप? देखिए, हमारे बसंत जी कहते हैं कि भाजपा की सरकार पुनः आएगी, हमारे भुट्टू भाई कहते हैं समाजवादी की सरकार आएगी, आप कहते हैं कि बसपा की सरकार आएगी। आप किस आधार पे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से बसपा की सरकार आएगी? मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये दोनों ही पार्टी, ये दोनों ही दल धार्मिक उन्माद को छोड़ करके और छुआछूत, जाति, मजहब, धर्म को छोड़ करके चुनाव लड़के दिखा दे। मैं ये मानता हूँ कि जनता इन्हें किस तरह से निकाल फेंकेगी इसका अंदाजा सबको हो जाएगा। और रही बात हमारी पार्टी की, तो आपकी क्या महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं? हमारी योजनाएं ये सब जानते हैं। हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और उस संविधान में देश की हर जाति, हर मजहब, हर जनजाति को उन्होंने बराबर के समान अधिकार दिए हैं। सबको सीने से लगा करके उन्होंने सबके सोच करके संविधान लिखा है। हम उनके रास्ते पे चलने वाले हैं, उनके रास्ते पे दौड़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब ने समाज को एक शिक्षित समाज बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। उनके बाद, बाबा साहब के बाद, मान्यवर काशीराम जी ने उनके आदर्शों को, उनके सपनों को आगे बढ़ा करके अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसके बलबूते पर आज तक सरकार बनती आई है, चलती आई है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन मायावती के जो उद्देश्य हैं, उनके उद्देश्य ये है कि पूरे भारत के जितने जनजातियां हैं, जितने लोग हैं, सबको सीने से लगाकर उनके विकास के बारे में सोचा जाए जी। सबके बच्चों को पढ़ाया जाए, सबके बच्चों को लिखाया जाए, उन्हें रोजगार दिया जाए और पढ़ लिख करके जिनके घरों में से नौकरियां लगेंगी उनके विकास होंगे, उनके घरों में से तरक्की होंगी। ये आज ये झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग आज रोजगार कैसा होता है भूल गए हैं। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहन मायावती ने न कभी पक्षपात किया है और न आगे कभी करने की आपको लगता है कि दूसरी चीज ये है कि जो वादे हमने जनता से किए हैं, जो वादे आज तक बहन मायावती ने जनता से किए हैं, रोजगार के नाम पर, जय मुक्त प्रदेश के नाम पर और प्रदेश को डर से निकालने के नाम पर, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बहन मायावती को चुनकर एक इंसाफ वाली पार्टी को चुनेगी और एक संविधान पर चलने वाली पार्टी को चुनेगी और एक विकास के मुद्दे को चुनेगी और नौकरी रोजगार के नाम पर बसपा को चुनेगी और 350 सीटें पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में दे करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाएगी और बहन जी इस बार प्रदेश की मुख्यमंत्री चुनी जाएंगी। तो प्यारे दर्शकों, आपने सभी लोगों से देखा और सुना कि सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सब अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। आप भी स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए। हमारे YouTube चैनल पर आप नीचे कमेंट लिख करके अपने जवाब दे सकते हैं। मेरा जो अब इनसे सवाल है बहुत मुख्तसर सा और आपकी तरफ से ही सवाल है कि सारे सत्तारूढ़ दल, सत्ता पार्टियां, जितने भी दल हैं, हर पार्टी विकास का, शिक्षा का, चिकित्सा का ये नारा लेकर आते हैं। धरातल पे कौन उतारता है, किसने उतारे हैं? आप अपने जवाब दीजिए। और मैं अंत में कहना चाहूंगा कि हमारे जो तीनों आगंतुक हैं, तीनों मेहमान हैं, वो बारी बारी से हमारी जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वे अपनी सरकार, खुद की सरकार कैसे चुने, उनको क्या सावधानियां रखनी है, किस तरह का नेता उन्हें चुनना है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा नईम साहब से ही कि नईम साहब बताएं कि जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें जनता अपना प्रतिनिधि, अपना सिलेक्शन किस तरह से करे, कैसे करे, किन मुद्दों पर करे, क्योंकि ये बात तो पुरानी हो गई कि हम रोजगार देंगे, हम सड़कें देंगे, हम ये देंगे। ऐसी क्या चीज है जो जनता उसको सोचने के लिए विवश हो सके? नईम साहब बताएं आप। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को मैं छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं। प्रदेश की जनता अपने बच्चों के विकास अगर चाहती है, वो बच्चे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, कलम उनके हाथ में हो और वो अच्छी नौकरियां करें और अच्छा समाज की उम्मीद अगर रखती है देश की, प्रदेश की जनता। आपका कहने का आशय ये है कि ऐसी सरकार चुनी जाए जो शिक्षा को बढ़ावा दे, जो शिक्षा को बढ़ावा दे, रोजगार को बढ़ावा दे, भुखमरी और इस तरह की तराई का माहौल, छुआछूत, जाति बिरादरी और धर्म के नाम पर जो लड़ने वाले बसंत जी आप क्या कहते हैं? तय में अलग कर दिया जाए। बिल्कुल बसंत जी आप क्या कहते हैं कि जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी बार किसकी सरकार, जनता क्या सोचकर किस दल को चुने या अपने नेता को किस तरह से चुने, किस आधार पर चुने?
जनता के लिए जनता तो स्वयं जनार्दन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि भारत की जनता जनार्दन है, और जनार्दन एक महत्वपूर्ण नमन करने योग्य नाम है जो भगवान श्री नारायण भगवान विष्णु का नाम है। तो जनता तो हमारी पूजनीय है। जनता का जो निर्णय है उस निर्णय को प्रत्येक दल को स्वीकार करना चाहिए। जनता को सर्वप्रथम ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हम जिसके हाथों में अपना नेतृत्व दे रहे हैं, क्या वो हमारी समस्त हमारे अनुकूल उस नेतृत्व को कर पाएगा। अपना नेतृत्व सही चुने जो हमारे सत्य रास्ते के लिए, सत्य के लिए, हमारे लिए सही निर्णय ले सके, हमारे विकास के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारी विधानसभा के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो सच्चा कानून की स्थापना कर सके, सच्चे देश की स्थापना कर सके, सच्ची शिक्षा की स्थापना कर सके। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को, सही नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा, तभी कल्याण होगा। इसलिए अपना नेतृत्व सही चुने। हमें दिखाई देना चाहिए उस नेतृत्व के अंदर क्षमता कितनी है, उसके अनुसार ही अपना नेतृत्व चुने। विकास, शिक्षा सब अपना अपना एक महत्व रखता है, परंतु राष्ट्र की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, ये सारी सुरक्षाओं का भी एक कहीं ना कहीं महत्व होता है। इसलिए इन सभी समस्त सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपना नेतृत्व चुने और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में सब लोग कंधे से कंधे मिलकर साथ खड़े हों। ऐसी मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके बिना निवेदन करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भुट्टू भाई, आप क्या एक संदेश, मैसेज जनता को देना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, जो दर्शक आपको और हमें, हमारे चैनल को बहुत ही चाव से देखते हैं, कि उन्हें अपना प्रतिनिधि कैसा चुनना चाहिए, कैसी सरकार चुननी चाहिए? मैं अपनी प्रदेश की प्यारी जनता से कहना चाहूँगा क्या 5 साल की परेशानी खत्म होने का वक्त आ गया है। दोस्तों, सभी लोग पढ़े लिखे, शिक्षित मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को चुने। अब की बार सबकी सरकार, साइकिल की सरकार, और जनता पूरा मन बना के, मूड बना के बदला लेने के मूड में बैठी है। सब समाजवादी को वोट देंगे और मैं यही कहना चाहूंगा, समाजवादी की सरकार आएगी, अखिलेश यादव इस देश के पढ़े लिखे नौजवान मुख्यमंत्री होंगे। जिसकी भावना बदला लेने की शुरू से ही हो, तो मुझे लगता है ये भावना नहीं होनी चाहिए, ये भावनाएं खत्म होनी चाहिए, बल्कि सारी बदलों को छोड़ करके नहीं साहब, उत्तर प्रदेश जनता का विकास। आपसे प्रश्न पूछा ही नहीं गया। नहीं, जवाब तो दे सकता है। नहीं तो हम आपसे जवाब नहीं दे सकता जी, पूछिए। तो स्टेफनी के सच जो चैनल ये नाम रखा गया है, इस पर सच तो बोल ही सकता है आदमी। सच ही बोलना है, सच ही बोलना है। सच ही बोल रहे हैं भाई। तो आप क्या कहना चाहते हैं? भावना मन में ही नहीं होनी चाहिए। आप भी अपनी मन की बात को दबा के ना रखें, जो मन में है सच बोल के जाएं। स्टेफनी का सच जब आपके सामने है तो सच के सामने सच होना चाहिए। बताएं आपके मन में क्या भावना है? मेरे मन में उस वक्त शांति लगती है कि जब एक ऐसा दल सामने आए जो देश प्रेमी हो और प्रदेश के हर वर्ग को, दबे कुचले लोगों को, जो पिछड़ चुके हैं, जो हमारे साथ चलते चलते पीछे रह गए हैं, उन्हें पकड़ करके हमारे साथ लेके आए, सबको साथ लगाए और सीने से लगा कर और उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखे, विकास करे, उनके बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाए। प्रदेश का विकास इसी पे संभव है। अन्यथा अगर शिक्षा से दूर हो गया प्रदेश और केवल 5 किलो अनाज के लिए, 5 किलो राशन के लिए जनता वोट दे चलिए साहब, आपका संदेश, आपका मैसेज जनता ने सुन लिया है और मैं सभी अपने आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि वे हमारे इस मंच पर हमारे बीच आए और हमारे दर्शकों के बीच में आकर अपने विचार रखे। इसी के साथ मैं अपने कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शब खैर।